हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों मैं आज भारतीय इतिहास आप लोगों को कंटिन्यू करवाना चाहती हूँ और भारतीय इतिहास में मेरा बहुत सारा टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ और आज मैं आप लोगों को गुप्तोत्तर काल के बारे में बताना चाहती हूँ। ये जो भी मैं कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ दोस्तों, ये एनसीईआरटी सार संग्रह से मैं करवा रही हूँ और ये मेरा मेन मोटो यही है कि आप लोगों का जो अपकमिंग जितना भी एग्ज़ाम है जिसमें आपके सिलेबस में हिस्ट्री सिलेबस में हो, वो ये आपका सारे एग्ज़ाम को कवर करता है। जैसे रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो गया, यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हो गया, टीईटी का एग्ज़ाम हो गया, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो गया। तो ये सारे एग्ज़ाम में ये आपका कवर होने वाला है। दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव और भागवत धर्म, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के राजनीतिक दशा, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल। इतना टॉपिक मैं कवर कर चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने गुप्तोत्तर काल और प्राचीन भारत में स्थापना काल कला, ये मैं आप लोगों को कवर कराने वाली हूँ। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आप भी मोटिवेट हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार फास्ट करके देखें ताकि आप लोगों को रिविज़न भी हो जाए, एग्ज़ाम के टाइम में रिविज़न हो जाए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपना बिना समय गवाए हुए। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले गुप्तोत्तर काल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी हम लोग इससे पहले पढ़े हैं गुप्त काल के बाद की बात है ये। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। गुप्तोत्तर काल में भारत के मुख्यतः आयात किससे किया जाता था? तो आयात किसका किया जाता था? घोड़ों का किया जाता था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित है? तो कन्नौज में स्थित है। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज में स्थित है। फटाफट फिर से देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की। गुप्तोत्तर काल में भारत के मुख्यतः आयात किससे होते हैं? तो घोड़ों से होते हैं। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज में थी। चलिए अब कुछ नोट देखते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। तो किस सम्राट के बारे में बात हो रहा है? हर्षवर्धन के बारे में, और ये कन्नौज और प्रयागराज के बारे में हो रहा है। तो प्रयाग और कन्नौज में बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। बाल विवाह की प्रथा, बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज की प्रथा किस शासन काल में आरंभ हुई थी? तो कुषाण काल में आरंभ हुई थी। कुषाण काल में आरंभ हुई थी बाल विवाह की प्रथा। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? यानी जो एग्रीकल्चर टैक्स को क्या कहा जाता था? बीदक भागम कहा जाता, बीदक भागम कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग कुछ ऐसे जो हमारे प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकार था, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी के नाम हम लोग देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए सीधा सिंहनाद, कुंतल, स्कंदगुप्त और सामंत महाराज, ये पोस्ट है और ये पोस्ट का काम क्या होता था वो देखिए। सिंहनाद सेनापति का काम करते थे, कुंतल अश्व सेना के प्रधान थे, स्कंदगुप्त हस्त सेना के प्रधान थे, और सामंत या महाराज किन्हें कहा जाता था? जो नागरिक प्रशासन के प्रमुख थे। तो ये आप लोगों को याद हो गया। फिर से मैं बोल दे रही हूँ, सिंहनाद सेनापति, कुंतल अश्व सेना के प्रधान, स्कंदगुप्त हस्त सेना के प्रधान, और महाराज और सामंत नागरिक प्रशासन के प्रमुख कहे जाते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरी शताब्दी, 3rd सेंचुरी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? तो तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर को माना जाता है। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर। हर्षचरित्र नामक किस रचयिता ने लिखी है? हर्षचरित्र पुस्तक जो है ये बाण भट्ट ने लिखी है। बाण भट्ट के द्वारा इसे रचना किया गया हर्षचरित्र। हर्ष के शासनकाल कब से कब तक है? तो 406 से लेकर 441 ईस्वी तक। हर्ष का शासनकाल 606 से लेकर 641 ईस्वी काल तक इनका शासन चला। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर को कहाँ स्थानांतरित की थी? तो स्थानांतरित मतलब होता है ट्रांसफर करना। तो सम्राट हर्ष की पहली राजधानी थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज हो गई। थानेश्वर से कन्नौज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
कवि बाण भट्ट कहाँ के निवासी थे? औरंगाबाद महाराष्ट्र के थे। तो अभी आप लोगों ने देखा कि बाण भट्ट कौन थे? सबसे पहले कवि थे। इन्होंने कौन-सी बुक की रचना की थी? तो हर्षचरित्र नामक की रचना की थी। ये कहाँ के निवासी है? औरंगाबाद के निवासी है, औरंगाबाद महाराष्ट्र के निवासी है। चलिए हम लोग नोट में देखते हैं, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष की दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। यानी सम्राट हर्ष का कोई लड़ाई हो रहा था, ठीक है? वो नर्मदा नदी के तट पर दक्षिणवर्ती अभियान हो रहा था, तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो उनकी लड़ाई को रोक दिए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आप लोग सभी को पता है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो बिहार में है भाई, सबको पता है। अब देखिए, ये जो मैं पर्सन का नाम लेने वाली हूँ, जो व्यक्ति का नाम मैं आप लोगों को इंडिकेट कर रही हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड है। तो देखिए, ह्वेन-सॉन्ग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेन-सॉन्ग पहले तो इसे जानिए, ये कौन है? ह्वेन-सॉन्ग जो है चीन का एक यात्री है, जो कि घूमते-फिरते भारत आया था, और भारत आया था जब सम्राट हर्षवर्धन का शासनकाल भारत में चल रहा था। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई है? तो सातवाहन काल से प्रारंभ हुई है। सातवाहन काल से प्रारंभ हुई है। आप लोग मौर्योत्तर काल में ये पढ़े होंगे सातवाहन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कौशे कौशे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो रेशम के लिए किया जाता। कौशे कौशे शब्द का प्रयोग रेशम के लिए। गुप्तोत्तर काल के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो कन्नौज में था। कन्नौज में। अभी आप लोगों को पता होगा हर्षवर्धन ने अपने जो मतलब कहाँ से चेंज करके थानेश्वर, राजधानी को थानेश्वर से चेंज करके कन्नौज किया था, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ह्वेन-सॉन्ग के बारे में जो हम लोगों ने बताया कि भारत में यात्रा करते समय सूती वस्त्रों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। ह्वेन-सॉन्ग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा था। यानी इन्होंने जो भी आगे फर्दर ये इन्फॉर्मेशन को मतलब कि इन्फॉर्मेशन सबको फैलाया है, तो उनके अकॉर्डिंग मथुरा में सूती के कपड़े का उत्पादन बहुत होता था भारत में। गुप्तोत्तर काल में भारत के स्वामित्व किसके हाथ में था? तो भारत का स्वामित्व भूमि का स्वामित्व था, यानी भूमि के जो भी लेन-देन या लॉस, बेनिफिट जो भी हो रहा है, वो उसका लेख-जोख या सारा चीज़ हैंडओवर किनके हाथ में था? ग्राम सभा के हाथ में था। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन-सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ पे है? बिहार में है, पटना में। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्रा की थी? तो ह्वेन-सॉन्ग ने की थी। भीनमाल की यात्रा ह्वेन-सॉन्ग ने की थी, और ये एक चीनी यात्री है। चीनी यात्री इति संग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? तो देखिए, बिहार का भ्रमण करने के लिए दूसरे यात्री आए थे, इति संग 1672 ईस्वी में। 1672 ईस्वी में इति संग ने बिहार का भ्रमण किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए क्या है? हर्ष को 3 नाटकों देखिए, हर्ष ने कुछ-कुछ नाटक को रचा है। हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। हर्षवर्धन जी को प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रूप रचयिता के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। तो अभी आप लोग मेडाइवल हिस्ट्री में ये पढ़ने वाले हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को समाप्त किसने किया था? तो ये हो गया बख्तियार खिलजी। किस काल के किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ है? तो उत्तर गुप्त काल को जजमानी व्यवस्था था, वो आपका उत्तर गुप्त काल से भारत में प्रारंभ हुआ था। चीन के दूत और भेजने वाले शासक, तो चीन के दूत कौन-कौन थे और शासक कौन-कौन से थे? तो वो देखिए, शासक का नाम इस तरफ लेफ्ट साइड में दिया हुआ है और राज्य का नाम राइट साइड में दिया है। हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश पुष्य पुष्यभूति वंश, नरसिंहद्वितीय, पल्लव वंश, यशोवर्मन, कन्नौज नरेश, कुलोत्तुंग प्रथम, चोल वंश। तो दोस्तों, यहाँ तक मैंने आप लोगों को गुप्तोत्तर काल के बारे में बता दिया। अब मैं जो आपको आगे बताने वाली हूँ प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में। ये भी बहुत छोटा-सा है, तो दोस्तों मैं कंबाइन कर रही हूँ वीडियो को। प्राचीन भारत की स्थापत्य कला, सब उसके पहले मैं आप लोगों को एक नोट बताना चाहती हूँ जो कि गुप्तोत्तर काल का है। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील, जो कि काठियावाड़ में है। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील, जो कि काठियावाड़ में है, का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रमन
रुद्रादमन प्रथम द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत की सत्यापन कथा। खजुराहो मंदिर आप लोगों ने बहुत फेमस है, सुना ही होगा। तो खजुराहो के मातंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव जी को समर्पित है। 100 से अधिक बुद्ध की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो केनहरी में है, महाराष्ट्र के केनहरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पालीताना मंदिर किस नगर में अवस्थित है? भावनगर में है। पालीताना मंदिर भावनगर में है। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? तो त्रिमूर्ति के नाम से एलिफेंटा विख्यात है। ठीक है, खजुराहो की मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। इनका निर्माण चंदेल शासक ने 1905 9 से 5 से लेकर 1050 ईस्वी तक कराया था। फिर से देखिए, खजुराहो की मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है और इसका निर्माण चंदेल शासक ने 950 से 1050 ईस्वी में करवाया था। एलोरा की जो गुफा है, एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफाएं किस धर्म को संबंधित करती है? तो हिंदू, बुद्ध और जैन धर्म। मैं आप लोगों को क्लियर बताना चाहता हूँ, जो आप लोग एलोरा का मंदिर देखे हैं, उसमें बहुत सारे दीवालों में और गुफाएं में बहुत सारे डिजाइन बने हुए हैं। तो वो डिजाइन को देख के क्या शो होता है, किस धर्म को इंडिकेट करता है? तो हिंदू को करता है, बौद्ध धर्म को करता है, जैन धर्म को करता है। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? तो नेपाल के काठमांडू में है पशुपतिनाथ। बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सबसे प्रसिद्ध है? अजंता का अजंता मंदिर महाराष्ट्र में है। बौद्ध गुफा मंदिर में एलोरा गुफा जो महाराष्ट्र का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा गुफा का जो निर्माण कराया था, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? सीतापुर उत्तर प्रदेश। सीतापुर उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? तो शैलकृत यानी कलाकृति, जो भी दीवार में खुदाई उदाई होती है, डिजाइन बनाया जाता है, तो शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य कैलाश मंदिर एलोरा को माना जाता है। चलिए एलिफेंटा के शैलकृत मंदिर, मतलब एलिफेंटा जो आपको मंदिर दिख रहा है, एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों को स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूटों शासकों को दिया जाता है। यहाँ की गुफाएं शैव धर्म यानी शिव जी के धर्म से संबंधित है, शिव धर्म से संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो जो भी यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया, तो एक बार हम लोग फटाफट देखते जाएं कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। चलिए, खजुराहो मातंगेश्वर मंदिर किस देवता को अर्पित है, समर्पित है? शिव जी को। 100 से अधिक बुद्ध गुफाएं कहाँ पे है? कन्हेरी में महाराष्ट्र में। पालीताना मंदिर कहाँ पे है? भावनगर में। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? एलिफेंटा। खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। इनका निर्माण चंदेल शासक ने 905 से 1050 ईस्वी में कराया था। एलोरा का मंदिर में प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफाएं किस धर्म को संबंधित करती है? हिंदू को करती है, बौद्ध को करती है, जैन धर्म को करती है। पशुपतिनाथ मंदिर का है? नेपाल काठमांडू में। बौद्ध गुफा मंदिर कौन सबसे प्रसिद्ध है? अजंता महाराष्ट्र है। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र का निर्माण किन शासकों ने कराया था? तो ये राष्ट्रकूटों ने कराया था। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? तो सीतापुर उत्तर प्रदेश में। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? तो कैलाश मंदिर एलोरा को माना जाता है। एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों को स्थापना करने का श्रेय राष्ट्रकूटों के शासकों को दिया जाता है। यहाँ की गुफाएं शिव धर्म यानी शैव धर्म से संबंधित है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट शासक कौन थे? कृष्ण प्रथम। एलोरा के मंदिर में शिव मंदिर, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर कृष्ण प्रथम। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में है। कंबोडिया में किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्मों में। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? नरसिंह देव वर्मा ने कराया था। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। नरसिंह देव वर्मन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उड़ीसा नरसिंह देव वर्मा काला पगड़ा ब्लैक पगोड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा। ठीक है, ब्लैक पगोड़ा में। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। मोढेरा गुजरात। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ था? नगर शैली में हुआ था। द्रविड़
द्रविड़ शैली के मंदिर में गौपूर्व का तात्पर्य क्या है? द्रविड़ शैली के मंदिरों में गौपूर्व का तात्पर्य क्या है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से। ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहाँ से नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊँचा मंदिर है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक लिंगराज मंदिर था। वहाँ स्थित लिंगराज मंदिर वहाँ के नष्ट हुए मंदिरों का सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊँचा मंदिर माना जाता है लिंगराज मंदिर को। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासक ने बनाया था? तो पल्लव ने बनाया था। चट्टान को काट के महाबलीपुरम। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित था? तो सिंधु तथा झेलम के बीच में तक्षशिला। सिंधु झेलम के बीच में तक्षशिला। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल सोनगिरी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। दिगंबर जैन तीर्थस्थल सोनगिरी मध्य प्रदेश में है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है हम्पी कर्नाटक में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में। तो दोस्तों आप लोग देखते रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही, आपको भी मेरे लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ मठ उत्तराखंड, शारदा मठ द्वारका, गोवर्धन मठ पुरी और वेदांत मठ श्रीगेरी की स्थापना की थी। आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, शारदा मठ द्वारका, गोवर्धन मठ पुरी और वेदांत मठ श्रृंगेरी की स्थापना की थी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायत शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। गंगे कोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? राजेंद्र चोल ने कराया था। राज चोल द्वारा निर्मित वृद्धेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? द्रविड़ शैली का उदाहरण है। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया के जीव द्वीप में। इंडोनेशिया का जावा द्वीप में। ठीक है। अब मैं मंदिर का स्थापना बताऊंगी और कहाँ कौन सी जगह पे है वो बताऊंगी मैं आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मंदिर की स्थापत्य का कला। तो मंदिर का नाम और स्थिति बताऊंगी। तो एरन की विष्णु मंदिर एरन में सागर जिला मध्य प्रदेश। बुमराह का शिव मंदिर सतना जिला मध्य प्रदेश। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर रायपुरा जिला छत्तीसगढ़। तिगवा का विष्णु मंदिर तिगवा का जबलपुर मध्य प्रदेश। नचना कुठार का पार्वती मंदिर नचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश। पिपरिया का विष्णु मंदिर सतना जिला मध्य प्रदेश। देवगढ़ का दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों मैं आप लोगों का ये प्राचीन भारत स्थापत्य भी कंप्लीट करवा दी हूँ और गुप्तोत्तर काल भी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब मैं जो भी नेक्स्ट मैं करूंगी दक्षिण भारत के राजवंश और संगम युग करूंगी और उसके बाद प्राचीन साहित्य और साहित्यकार के बारे में बताऊंगी जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होकर मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करेंगे और साथ ही साथ मैं इंडियन पॉलिटी भी करवा रही हूँ। तो आप लोग देखना और सब्सक्राइब करना ना भूले। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।